हेलो नमस्ते, आप लोग सभी को स्वागत करते हैं विजन क्यू यूट्यूब चैनल पे। वीवर्स, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है टारगेट एसएससी 2023। ऐसे आपको पता है कि हमने लास्ट वीक में एक वीडियो निकाला था एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग दैट 2 मई से स्टार्ट हो रहा है एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन। लगभग हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, यू कैन से दैट 1 मंथ, सिर्फ एक ही महीने का हमारे पास टाइम है। और इस एक महीने में हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के तरफ से अपने चैनल के थ्रू आप लोग को एक सीरीज करवा रहे हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश सारा कुछ होगा जो आपके एमटीएस के पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और हम लोग की तरफ से जितना हो सके हम लोग उतनी सिलेबस को कवर भी करेंगे। ये वादा रहा हमारे चैनल की तरफ से कि एटलीस्ट हम लोग आपको इतना तो प्रिपेयर कर ही देंगे कि एक क्रैश कोर्स के जैसा आप लोग को यहाँ पे वो मटेरियल्स मिल जाएगा। और जो लोग हमारे पास आ नहीं सकते हैं, जिनको तकलीफ़ है कि उनको सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ना है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और फिर आप इस क्लास का, इस सीरीज का फ़ायदा भी ले सके। नाउ व्हेन वी कम टू एमटीएस एग्जामिनेशन, ये मई को है, लेकिन अनादर जुलाई में फिर से सीजीएल का एग्जामिनेशन भी है, उसके लिए भी हम टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे वेरी सुन। आज मैं लेके आए हूँ रीजनिंग का सीरीज, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को, और मेरा जो पार्ट होगा डिस्कशन के लिए वो है एनालॉजी। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू, सिंस आप लोगों ने जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस प्रिपेयर किया है या फिर सीजीएल या सीएचएसएल को प्रिपेयर आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स अपने सिलेबस में देखा होगा कि एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन पार्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स एनालॉजी से 3 क्वेश्चंस एंड क्लासिफिकेशन पार्ट से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 6 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा होता है एसएससी के लिए। एक्चुअली 6 क्वेश्चंस एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। मेरा 2 क्लासेस होंगे। आज मैं पहला पार्ट मैं ले रही हूँ, वो एकदम बेसिक लेवल पे मैं एनालॉजी करने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन का होगा, और एक डिफ़िकल्ट पार्ट में भी मैं बाद में करूँगी, दैट विल बी इन द रिविजन पार्ट ऑफ आवर सीरीज। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द साइन। तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड दिया गया है, ओएसिस एंड सेंड, ओके, which are connected in some way, the same or relationship is shared by the third word and one of the 4 alternatives given below under it. Find the correct alternative. So basically इतना कुछ आपको एग्जाम में पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो जब भी एनालॉजी के क्वेश्चंस आपके सामने होता है, सिंपल सी बात है, आप इतना समझ लीजिए, एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनालॉजी, इसका मतलब ये है, होता है कि आपको 2 पेयर्स दिए जाएंगे, एक तो ये बना हुआ पेयर है और इस पेयर को आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पहला पेयर जो है वो है ओएसिस एंड ओएसिस इज proportion to sand. Okay, so oasis is related to sand and you have to find out कि उसी रिलेशनशिप में आइलैंड किसके साथ रिलेट होगा, ठीक है। तो ओएसिस और सैंड, आपको पहला जो यहाँ पे ट्रिक होता है सॉल्व करने का, तो ये है कि आप इस पार्ट को अभी पहले के टाइम के लिए ना, इस पार्ट को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, तो ओएसिस को आइलैंड से रिलेट करेगा, सैंड से देखेगा कि कौन सा रिलेट होता है। ये गलत तरीका होता है, ऐसा नहीं करना है। तो पहले पार्ट में आपको आइलैंड, ये इस पार्ट को जिसको आपको फाइंड आउट करना है उसको आप इग्नोर करो और सिर्फ आप उसी पार्ट पे फोकस करो जो आपको कंप्लीटली दिया गया है। आपको दिया गया है ओएसिस इज रिलेटेड टू सैंड। नाउ टेल मी, ओएसिस कैसे सैंड से रिलेट होगा? तो ओएसिस क्या है? इट्स अ फेनोमेना, you can see it's a mirage that is seen in the desert, right? So oasis it's related to sand. तो अगर हम यहाँ बात करें तो आप ऐसे देख सकते हो कि चारों तरफ सैंड होता है, ओके, सैंड है, और डेजर्ट में चारों तरफ सैंड होता है और कहीं पे एक पोर्शन में ना पानी होता है, इट्स लाइक ए पुल, राइट, इट्स लाइक ए पुल। तो यहाँ पे इसी पार्ट को हम बोलते हैं ओएसिस। के साथ फिजिक्स का बहुत सारे फेनोमेनन भी रिलेटेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा बहुत कुछ पढ़ाया जाता है फिजिक्स में भी। सैंड, जो सारा कुछ सैंड है उसके बीच में जो एक पुल है उसको ओएसिस बोला जाता है, राइट। तो आप मुझे बताओ कि आइलैंड के साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ अगर हम देखें आइलैंड, इसका वेव्स तो हो नहीं सकता है, तो वेव को आप एलिमिनेट कर दो,
आइलैंड इज नॉट इन द रिवर, रिवर के साथ आइलैंड नहीं होता है, ठीक है, रिवर के साथ नहीं होगा। आइलैंड या तो वाटर से रिलेटेड है या फिर सी से रिलेटेड है। सो कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट? इट्स लाइक यू आर एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस अगेन, स्टक इन 2 ऑप्शंस, है ना। तो या वाटर है या फिर सी है। देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ओएसिस इज रिलेटेड टू डेजर्ट दिया होता, अगर ओएसिस इज रिलेटेड टू डेजर्ट दिया होता, इसका मतलब है ओएसिस कहाँ पे देखने को मिलता है? डेजर्ट में। तो आप बोलते कि आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलता? सी में देखने को मिलता, ठीक है, सी में आपको आइलैंड देखने को मिलता, तो तब आपका आंसर सी होगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है कि ओएसिस इज रिलेटेड टू सैंड एंड आइलैंड इज रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा? वाटर, बिकॉज चारों तरफ वाटर होगा, उसके बीच जमीन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आइलैंड, राइट। सो ओएसिस सैंड से जिस तरीके से रिलेटेड है उसी तरीके से आइलैंड जो है वो वाटर के साथ रिलेटेड है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर वो होगा वाटर। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोग का पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्टोपस इज रिलेटेड टू मोलास्का, अर्थवर्म इज रिलेटेड टू। सो एक्चुअली मोलास्का ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस आपको पता है कि इट्स अ सी एनिमल, राइट, बहुत भयानक दिखता भी है, सी एनिमल, एंड मोलास्का उसका स्पीसीज है, ठीक है। तो ऑक्टोपस जो स्पीसीज से बिलोंग करते हैं वो है मोलास्का। जैसे हम बोले अगर फिशेस, फिश दैट मीन्स मछली, मछली कौन से स्पीसीज से बिलोंग करेगा? मछली बिलोंग करता है पीसेस से बिलोंग करता है। ह्यूमंस वी बिलोंग टू विच स्पीसीज? वी बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ मैमल्स, राइट। बैट कौन से स्पीसीज से रिलेट करता है? बैट बिलोंग करता है मैमल से अगेन। तो उसी तरीके से हमें पूछा गया है कि ऑक्टोपस अगर मोलास्का से रिलेटेड है तो अर्थवर्म किसके साथ रिलेटेड है? तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि वो किसके साथ रिलेटेड होगा, वो होगा एनालिडा, वो होगा एनालिडा। तो एस्पिरेंट्स यहाँ पे एक चीज का आप लोग ऑफ कोर्स आप लोग ध्यान दिए होंगे कि साइंस का यूज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, हमने 2 में भी किया। दैट मीन्स आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए साइंस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज रीजनिंग में भी आप कहीं ना कहीं साइंस का नॉलेज यूज कर रहे हो, है ना। तो यही डिफरेंस होता है, एसएससी में आपको साइंस का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी क्लासेस हम लोग देंगे। Which of the following is the same as measles, rabies and cancer? Again another question related to biology. Which of the following is the same as measles, rabies and cancer? तो अगर हम बात करें measles, rabies and cancer, ये सब एक्चुअली है क्या? तो measles, rabies and cancer, these are actually virus. measles वायरस से होता है, rabies जो पेट्स डॉग्स, देन रैबिट्स, इन लोग के काटने से रेबीज होता है। कैंसर अगेन इट्स एन वायरस, इट स्प्रेड्स, इजंट इट? सो आप लोग ये बता सकते हो कि कौन सा क्या है ना। तो इफ आई सी दैट द डायबिटीज इज एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू हार्मोन, दैट इज इंसुलिन हार्मोन, तो हम बोल सकते हैं कि ये हार्मोनल डिसबैलेंसेस है, राइट। निमोनिया इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया करके एक बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया की वजह से ही निमोनिया होता है। टीटनस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सभी कुछ वायरसेस है, ठीक है, ये वायरसेस है, ये स्प्रेड होता है बहुत जल्दी। तो हेपेटाइटिस ही है जो आंसर आपका होगा, क्योंकि मिजल्स, रैबीज एंड कैंसर इन सब वायरसेस है और हेपेटाइटिस भी एक वायरस है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, Ichthyology is related to pieces, pedology is related to. Ichthyology क्या होता है? Ichthyology is a study of fish. तो fish जो है उसका species है pieces, and इसका study को बोला जाता है Ichthyology। तो pedology क्या है, ठीक है? तो aspirants is very easy. Pedology is related to soil. जो soil के बारे में study करता है उनको pedology बोलते हैं, उस study को बोलते हैं pedology. Okay, hope you are clear. So अगला question है question number 5.
तो इस बार आप देख सकते हैं कि पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था, तो इस बार जो क्वेश्चन है वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो 8:28 और 15 किसके साथ रिलेटेड है। तो पहले अगर हम 8 का रिलेशन देखें 28 के साथ, तो देखिए एस्पिरेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में एक कॉमन नंबर या एक कॉमन रिलेशनशिप होना पड़ेगा। दैट मीन्स 8 के साथ जो भी रिलेटेड है वो 28 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, यही तो है एनालॉजी, राइट। सो अगर हम 8 को देखें तो 8 is 3 square minus 1, isn't it? 3 square is 9, 9 minus 1 is 8, right? सो उसी तरीके से अगर हम 28 की बात करें तो 3 cube is 27 plus 1 that is 27 plus 1 that is it is 28, है ना। तो हम दोनों में हमें क्या कॉमन मिला है, हमें कॉमन मिला है 3। एक को हमने स्क्वायर किया -1 किया तो हमें 8 मिला, एक को क्यूब किया तो +1 किया तो 28 मिला। एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ 15 को ले, ठीक है, तो 15 को लो तो 15 को कैसे ले सकते हैं, 15 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम 4 स्क्वायर करें -1 करें, दैट मीन्स 16 minus 1 is how much? 15, है ना। 16 minus 1 is 15। तो 4 क्यूब कर देते हैं और +1 कर देते हैं तो 64 plus 1 is what? 65। 64 plus 1 is what? 65, है ना। तो देखिए एक पैटर्न फॉलो हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, और थोड़ा सा जो ट्रिकी आपको लग रहा था वो कितना आसान से सॉल्व हो गया, राइट। सो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस को देख के ही डरिए मत, अप्रोच कीजिए, इजी होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है 65। होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कैसे दिया गया है, फिर से ये नंबर बेस्ड एनालॉजी है। 6:35 11:2। सो ये बहुत ही इजी सवाल है एस्पिरेंट्स, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 6 से 35, मैंने आपको बार बार कहा कि आप उसको रिलेट करो, दैट मीन्स एक कॉमन को ढूंढने की कोशिश करो। तो 6 से 35 आपको कैसे मिलता है, तो अगर आप 6 को स्क्वायर करो फिर -1 करो, दैट मीन्स 36 -1 करो तो फिर आपको क्या मिलेगा, 35, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे भी यूज़ कर दो 11 के साथ। 11 स्क्वायर -1, तो आप लोग को सबको स्क्वायर का टेबल याद है। 121 -1 दैट मीन्स आंसर इज व्हाट, 120। अब देखिए ऑप्शंस में आंसर है कि नहीं, यस ऑप्शन में आंसर है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही ईजी रहा ये सवाल भी। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 42:56 110:2। तो आपको मैंने कहा कि इस पार्ट को आप पहले ध्यान मत दो, आपको इस पार्ट को नहीं देखना है, ठीक है। आपको देखना है कि 42 एंड 56 ये कैसे रिलेटेड है। 42:56 ये कैसे रिलेटेड है ना। तो आप देखो 42 मीन्स व्हाट, 6 into 7, 6 into 7 is 42, राइट। और 56 इज व्हाट, दोनों में कॉमन देखिए, फिर 42 एंड 56 में क्या कॉमन है, राइट। तो आप लोगों को पता है 42 एंड 56 में 7 इज कॉमन, राइट। तो एक में 6:7 और एक में क्या होगा 7:8। इसमें भी मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि आप इसको 7:6 भी लिख सकते हो, लेकिन आप उसको एक ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, थोड़ा सा समझने में भी इजी होगा, ठीक है। तो 6:7 is 42, 7:8 is 56, दैट मींस इज अ कंजुगेटिव नंबर्स, राइट। तो ये कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप मुझे ये बताओ कि 110 कौन से दो कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीपल होता है। 110 कौन से दो कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीपल होता है, वो होता है 10 into 11, वेरी इजी, है ना। 10 into 11 दोनों कंजुगेटिव है। कंजुगेटिव मीन्स एक के बाद एक जो नेक्स्ट नंबर है, राइट। तो यहाँ जैसे 7 रिपीट हुआ है तो यहाँ पे भी 11 रिपीट होगा, राइट। और 11 का जो कंजुगेटिव नंबर है वो है 12, क्योंकि यहाँ पे आपने कंजुगेटिव लिया, यहाँ पे भी आपको कंजुगेटिव लेना है। सो 11 into 12 आप लोग इजीली बता सकते हो कैसे, डोंट मल्टीप्लाई 12 into 11 कैसा होगा, ठीक है। 11 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसी नंबर को थोड़ा सा लिखिए, स्पेस देके लिखिए, और फिर उसी डिजिट्स को आप ऐड करके बीच में बिठा दीजिए, वेरी इजी, राइट। सो आपको 11 into 12 का आंसर कितना है, 132, और वो ऑप्शन में है ऑफ कोर्स। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। सो ये क्वेश्चन का भी हमने इजीली क्रैक कर लिया, आंसर है 132। होप ऑल ऑफ यू आर बीइंग क्लियर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
तो हमने थोड़ा वर्ड बेस्ड देखा, फिर हमने कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन देखा, अब हम कुछ अगेन कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को लेके आए, थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज किया गया है और इस बार ऐसे बोला गया है कि ब्रोमीन जो है वो हैलोजन से साथ रिलेटेड है, तो क्रिप्टन किसके साथ रिलेटेड होगा? तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल इन द हैलोजन ग्रुप, और उसी तरीके से क्रिप्टन जो है वो इनर्ट गैस के ग्रुप में होता है, ठीक है। सो पीरियडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, देन इनर्ट गैसेस। सो उसी तरीके से इनर्ट गैस में क्या आता है? क्रिप्टन, राइट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और क्या क्या इनर्ट गैस है हमारे पास पीरियडिक टेबल में और कौन कौन से इनर्ट गैसेस हैं। सो दिस विल इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट साइंस। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सिमेंटिक्स इन द सेम वे एज स्कल इज रिलेटेड टू। लैंग्वेज किसके साथ रिलेटेड है? सिमेंटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो एक्चुअली ये है क्या? सिमेंटिक्स क्या होता है? तो भाषा को सीखने के लिए जो स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, उसको बोला जाता है सिमेंटिक्स, ठीक है। भाषा को सीखने के लिए अलग अलग भाषा लोग सीखते हैं, उसको बोला जाता है सिमेंटिक्स। सो आपको बेसिकली यही पूछा गया है कि अगर कोई स्कल के बारे में रीड करता है, स्कल के बारे में स्टडी करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो लॉजी मीन्स व्हाट? इट्स अ स्टडी, इजंट इट? जब भी लॉजी यूज होता है दैट मीन्स स्टडी। तो आप मुझे बोल सकते हो यहाँ पे कि आंसर क्या होगा? सो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा बी, दैट इज क्रैनियोलॉजी। ओके, सो स्कल इज रिलेटेड टू व्हाट? स्कल इज रिलेटेड टू क्रैनियोलॉजी। तो जब फंगस की स्टडी होता है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 3 इज रिलेटेड टू 243, 5 किसके साथ रिलेटेड है? अगेन ये नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है फिर से, और हम देखते हैं 3 किसके साथ रिलेटेड हो सकता है। 3 243 के साथ कैसे रिलेट हो सकता है? किसी भी नंबर से मल्टीपल या स्क्वायर्स या क्यूब्स, राइट। तो आप अगर पावर्स को जानते हो तो 3 to the power 5 is 243, ठीक है। सिंपल बात है, 3 को 5 के पावर में ले जाओ 243 होगा, तो फिर 5 के पावर टू द 5 क्या होगा, राइट। तो ऑब्वियसली बात है 5 के पावर में कभी 6 आता ही नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करेंगे ही नहीं, है ना। सो इसका आंसर होता है 3125, ओके। सो 3 to the power 5 is 243, 5 to the 5 is 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे फिर से वही सब बोला गया है कि कैसे हम लोग इसके साथ रिलेट करेंगे। देखिए ये अब लेटर से है, पहले हमने वर्ड्स किया फिर नंबर्स किए, अभी जो है ये लेटर्स के साथ रिलेटेड है ना। तो आप लेटर्स के आगे देखो तो कैसे ये रिलेटेड है। तो आपका टारगेट क्या है? इसको पहले नहीं देखना है, सेम प्रोसेस, इसको पहले नहीं देखना है, आपको पहले इस पार्ट को देखनी है। तो इफ यू सी लुक एट दिस दैट Q इज रिलेटेड टू S, हाउ? QRS, right? One letter in between. Y is related to A. How? Z नहीं है, A है. G के साथ I है, H नहीं है, I है. O that B नहीं है, Q है. So simple सी बात है, आपको एक लेटर को ड्रॉप करके फाइंड आउट करनी है. So I think most of you have already found out the answer. U के पास भी नहीं होगा तो क्या होगा? W. तो आप देखो ऑप्शंस में सारे कुछ W है, ऑप्शन नंबर D को हटा दीजिए. C से D नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? E आएगा, W E एक ही ऑप्शन से आंसर इज ऑप्शन नंबर A. तो कभी कभी हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किए बिना भी आंसर कर सकते हैं टू सेव आवर टाइम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ कि L नहीं होगा क्या होगा? M होगा. ST नहीं होगा क्या होगा? U होगा. सो आंसर इज WEMU. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? ड्रीवन is related to this, so begum is related to. So it's not a word actually, it's a coding done. ठीक है, इसमें कुछ उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट किया है और फिर ड्रीवन से इस वर्ड को बनाया गया है. तो हमें बेगम को भी इसे बनाना है. ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे करेंगे हम लोग एक बार नोटिस करते तो कैसे ये सब बनाया. देखिए डी जो है वो फर्स्ट लेटर है और वो थर्ड पोजीशन में गया है ना. तो यहाँ पे B जो है वो फर्स्ट लेटर है, वो भी थर्ड पोजीशन में जाएगा. दैट मींस B का जगह यहाँ होगा, है ना. ये मिल गया. तो B का जगह थर्ड पोजीशन में तीन ऑप्शंस में है. ऑप्शन नंबर A को एलिमिनेट कर दीजिए.
नेक्स्ट आर का पोजीशन वो फोर्थ पोजीशन में आया, आर का पोजीशन फोर्थ में आया, तो हमारे पास ये जो ई है ये भी कहाँ पे आएगा, फोर्थ में आएगा, तो बी ई है, बी ई कौन से ऑप्शंस में बी है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इधर मिलेगा नहीं, बी के बाद जी है, बी के बाद जी है, तो यही है। लेकिन फिर भी मैं पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे आई सेकेंड पोजीशन में आएगा, है ना, थर्ड लेटर इज जी, वो सेकेंड पोजीशन में आएगा। आप देखिए यहाँ पे जी जो है वो सेकेंड पोजीशन में है। देन वी जो है वो लास्ट से सेकेंड पोजीशन में आएगा, वी जो है वो लास्ट के सेकेंड पोजीशन में है। तो हमारे यहाँ पे ई जो है यू जो है वो कहाँ पे आएगा, लास्ट इधर इस पोजीशन में आएगा, है ना। देन कम्स ई, देन कम ई, ई कहाँ पे है, एकदम फर्स्ट पोजीशन में है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एम है, एम भी आएगा फर्स्ट पोजीशन। हमारा तो बेगम में 5 ही लेटर्स है, वो तो हो गया। तो एम जी बी ई यू, यही आपका आंसर, सही आंसर है। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूजुअली ये बहुत इजी होता है, बस आपको पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस होकर आप उसको देखो, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 15 जो क्वेश्चंस होगा ना, तो वो थोड़ा सा अलग पैटर्न के क्वेश्चंस है, बट इंटरेस्टिंग है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि एक्चुअली ये नंबर इस एक सेट ऑफ नंबर्स है जो आपस में रिलेटेड है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इन 4 ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जो यहाँ रिलेशन मेंटेन हो रहा है, तो इन सारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन में वही रिलेशन मेंटेन हो रही है। Okay, that means 42, 14 and 294 is connected to each other. वही फॉर्मूला इन सारों में से एक ऑप्शंस में रिलेटेड है। Hope all of you are clear, right? So, एक बीच में मैं बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट्स नॉर्थ ईस्ट से है, जिनको लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लाइक इफ यू नॉट कंफर्टेबल विथ कंप्लीट हिंदी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी ट्राइंग दैट मैं दोनों लैंग्वेज को एक साथ फ्यूज करूँ, या अदरवाइज आप कंफर्टेबल हो, आपको हिंदी में समझ में आ जाता है, आई विल कम्प्लीटली हिंदी। एंड प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स को बस रखो मत, बस ऐसा मत सोचिए कि आपको कभी मिलेगा ही नहीं अपने कंफर्ट जोन में। सो हमारा टारगेट ये होता है कि आप लोग इस थोड़ा सा एक वीडियो देख के थोड़ा सा आइडिया ले लो, राइट। तो इस टारगेट में अगर कहीं हमारे से कुछ कम भी हो जाए, उसमें अगर आपका इनपुट होता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि फुलफिल आपकी जो इच्छा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको फुलफिल करें। सो लैंग्वेज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि आप अपने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। लैंग्वेज कभी भी आपके प्रिपरेशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है 42, 14 एंड 294, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 14 एंड 40 to 94, somewhere 14 is related to 42 and it's 294, right? कैसे? अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 14 को मैं 2 से डिवाइड करूं, मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और मैं उसको 42 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 294। मैं दिखा देती हूँ, जैसे 14 into 14 by 2, we do like this, okay, so we will get 7 and 42 into 7 is what, 294, right? So यही फॉर्मूला जो यहाँ पे कनेक्टेड है, हमने कैसे देखा, हमने देखा कि कैसे 14 42 के साथ है, कैसे 14 294 के साथ है, इन तीनों में रिलेशन क्या है। इसी फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं, तो हम अगर देखें कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जिससे हमें ये मिल सकता है, दैट मीन्स कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ये डिवाइडेड बाय 2 जो है वो एक रैशनल नंबर हो, राइट। तो अगर मैं 15 की बात करूँ, अगर मैं 21 की बात करूँ, तो ये दोनों रैशनल नंबर होगा नहीं, बिकॉज ये ऑड नंबर है ना। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 8 की बात करूँ, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 8, 30 into 8 is 240, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑफकोर्स मेरा आंसर बी ही है, यही मेरा आंसर है ना। मुझे पूरा मुझे करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, बट फिर भी मैं कर देती हूँ। 34 into 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा आपको, ये 9 है, एंड देन 9 4s are 36,
3, 27 3 what 30, है ना। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप अपने सारे ऑप्शंस को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है अपने टाइम को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम। यहाँ 4 है, 3 है और 73 है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। तो 4 है, 3 है, 73 है, 4 है, 3 है एंड 73 है ना। तो इफ वी सी दैट 4 को अगर मैं क्यूब करूँ, क्यों क्यूब करना चाहती हूँ, बिकॉज 73 इज नियरर टू 64, राइट। 4 को क्यूब करूँ तो मुझे मिलेगा कितना, 64, राइट। 3 को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा 9, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मुझे मिलेगा कितना, 73। तो आपका सवाल एक ये है कि मैम आपने तो कर दिया एग्जाम में, हम कैसे याद करेंगे कि ऐसे ही होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज कम्स टू मी बाय माय स्टूडेंट्स। सो आपको एक्चुअली देखिए इन सभी का सोल्यूशन एक ही है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ट्रिक्स आप लर्न करोगे और उतना ही शार्प आपका IQ लेवल होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके रीजनिंग पार्ट होंगे, ठीक है। एकाएक दिन नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, ऑलराइट। सो आप एक बार ये समझ लीजिए कि मुझे किसी भी तरीके से 3 को 4 के साथ रिलेट करके 3 को 70 से इन्हीं नंबर्स को यूज करके मुझे 73 चाहिए। कैसे चाहिए होगा, मेक स्क्वायर्स, मेक मल्टीपल्स, मेक क्यूब्स, मेक एनीथिंग, बट आपको 4 एंड 3 को ही यूज करनी है, ठीक है। तो पहला ये तो हमें समझ में आ गया। तो अभी आपको ऑप्शंस में देखना होगा कि कौन से ऑप्शन से आपको 3 या 7 एंड 5 को यूज करके 345 मिलेगा, या फिर 5 एंड 4 करके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो बी को अगर आप देखो 5 क्यूब एंड 4 स्क्वायर। 5 cube is how much? 5 cube is 125. 4 square is how much? 4 square is 16. तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपको मिलेगा 144. So answer is what? Answer is option number B. Okay? Answer is option number B. 5 square is 25. 4 square is 16. दोनों को 5 cube is 125. 4 square is 16. दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 141. So इसके साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। 185 एंड 199 क्वेश्चन नंबर 15 में है। तो हमें इसका रिलेशन समझना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है एग्जाम में। तो एक बार इसका ट्रिक समझ लो कैसे करनी होती है। 185 आप इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 1 + 8 + 5, आप सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा, 1 + 8 is 9, 9 + 5 is 14 मिलेगा, है ना, 14 मिलेगा। तो अगर आप 185 + 14 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको तो मिल जाएगा 199, यही आपको याद दिया है ना। तो इन सारे 185 और 199 में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 14। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि 14 क्यों, वाई 14। तो आप इन डिजिट्स को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 14, है ना। तो अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करनी है, आपको यूज करनी है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, 8 एंड 9, 8 + 9 इज हाउ मच, 17, है ना। और अगर आप 89 के साथ 17 को ऐड कर दो तो आपको यहाँ मिलता है 106। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, डी। 89 के साथ 17 को आप ऐड कर दो, आपको मिलेगा क्या, डी, 106, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनता है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें ये आपको दिया गया है, एक्चुअली जो यहाँ लिखा है मैं उसको बता देती हूँ। इसमें दिया है कि 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस में से 4 जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है और जो 5th ऑप्शन है वो अलग होगा, मतलब 5 में से एक ऑप्शन जो है वो अलग होता है और 4 जो है वो सेम होगा। तो यू हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन विच इज ऑड वन आउट, दैट मीन जो अलग है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 115 to 53 291 एंड 161 345 में क्या सिमिलरिटी है। तो 115 इफ यू चेक, दिस इज मल्टीपल ऑफ 23, ठीक है। तो 115 is divisible by 23, 253 is also divisible by 23, 391 is also divisible by 23, 169 is also divisible by 23, but 345 is not divisible by 23.
ठीक है। सो आप अगर चेक करो तो 345 डिविजिबल बाय 23 नहीं है। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 345। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आपका, हाँ सॉरी, इसमें 5 ऑप्शंस होना चाहिए था, 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सा अलग है, ठीक है, कौन सा अलग है ये आपको दिया है, कौन सा अलग है। देखिए इफ यू चेक इट, एफ का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? जी है ना। आपको ये भी चेक करनी चाहिए, एफ एन एन आई जी ये नेक्स्ट है, राइट। एल का नेक्स्ट एलिमेंट एल का नेक्स्ट एलिमेंट तो कि है नहीं, तो ये भी थोड़ा सा डाउट मुझे हो गया कि ये हो सकता है। इसमें देखते हैं टी का नेक्स्ट एलिमेंट यू है, करेक्ट। एन का नेक्स्ट एलिमेंट ओ है, राइट। सो एफ का नेक्स्ट एलिमेंट जी है, आई जे एक साथ है। टी का नेक्स्ट एलिमेंट यू है, डब्ल्यू एक्स एक साथ है। एन का नेक्स्ट एलिमेंट ओ है, क्यू आर एक साथ है। लेकिन इसमें अलग होता है के एम एन एल। सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वो सबसे अलग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पिक आउट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसे आपको फाइंड आउट करने की ऑड कौन सा है। तो इफ यू चेक इट, 121 इज अ स्क्वायर नंबर एंड इट इज 11 स्क्वायर। 169 is 13 square, 225 is 15 square, and 289 it is 17 square, right? तो आप बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 289 17 स्क्वायर है, तो 17, 13 and 11 these numbers are prime numbers, right? These numbers are prime numbers and 15 is not a prime number, so of course आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 225। सो यू नो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग क्या हो सकता है। अलग ये है कि ये सारा कुछ प्राइम नंबर्स है, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। सो आपका आंसर इसमें हो जाता है 225। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में भी वही दिया है कि ऑड नंबर्स फाइंड आउट करनी है। तो हाउ कम दिस इज रिलेटेड, तो आपको देखना है 117 से 39 कैसे रिलेटेड है। ऑफकोर्स अगर आप 117 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको 39 मिलेगा, ठीक है। अगर आप 164 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 14 आता है, तो 164 से थोड़ा सा डाउटफुल है, राइट। तो ये हमारा थोड़ा डाउटफुल रहा। अगर आप 198 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 जा 18, अगेन 18, 3 6 जा 18 तो 66। अगेन अगर 213 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 71। लेकिन अगर आप 164 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ एक डेसिमल नंबर मिलता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का ऑड वन आउट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी को आप 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, 18 minus 45 will get how much? You will get it as 27. 23 minus 14 will get as 9. 29 and 82, 82 minus 29 करेंगे तो आपको 63 मिलेगा। और फिर अगर 27, 36 से माइनस करते हैं तो आपको 9 मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सॉरी इट्स 53 एक्चुअली। सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये भी डिविजिबल बाय 9 है, ये भी डिविजिबल बाय 9 है, ये भी डिविजिबल बाय 9 है, लेकिन ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो होगा सी, राइट। सो मैंने जो भी क्वेश्चंस आज अभी डिस्कशन किया है, इन सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि ये इनफ नहीं है एक्चुअली फॉर योर प्रिपरेशन, बट एटलीस्ट मैंने अपने तरफ से एनालॉजी किया है, क्लासिफिकेशन किया है, इसका आइडिया मैंने आप लोग को दिया है। आप लोग इसके और भी क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो जीके के क्लास होंगे। कल तक आपको ये जीके का क्लास भी मिलेगा। तो एवरी डे अराउंड 5 o'clock आप लोग रेडी रहिएगा। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के लिए आप लोग को बस पेशेंस की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने प्रिपरेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है, आप प्लीज़ अपना पेशेंस रखिए। और एक महीना काफ़ी होता है। डोंट थिंक दैट एक महीने में क्या होगा, एक महीने में बहुत कुछ हो सकता है। सो आप अगर अच्छे से पढ़े, अच्छे से प्रिपरेशन करें तो एक महीना काफ़ी है। सो हमारे साथ ट्यून्ड रहिए और सारे क्लासेस को फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट्स है तो मैं अपना आज पहला क्लास इसी में समाप्त करती हूँ। थैंक यू।